आगे क्या सब स्टार्ट करें कि सर हम तो कहीं गए ही नहीं थे, यही तो थे। एक वो कहावत है ना, कौन सी, बगल में छोरा और शहर में, वही वाली बात, तुम यही बैठे थे, है ना। और दूसरी एक और है, दिए तले अंधेरा। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास के खुद लोग हैं वो अच्छे नहीं बन पाते। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं किसी का, तुम एग्जाम्पल मत दो, रहने दो। इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको अपने दोस्तों की हेल्प भी करनी है। ठीक है, हेल्प कैसे करनी है वो सुन लो। हाँ, पहले हेल्प करने का तरीका सुन लो। हेल्प करनी है इसका ये मतलब नहीं उसने कहा कि चल वहाँ पे चलते हैं घूमने, तो आप उसकी हेल्प करने लग जाओ, वहाँ मैं भी आता हूँ, ऐसे नहीं करनी। हेल्प कहाँ करनी है बेटा? पढ़ने में। कि तुम अगर तुम्हारा पड़ोसी पढ़ नहीं रहा है ना, तो उसके पापा को कॉल कर दो कि अंकल जी ये पढ़ नहीं रहा है, मस्ती कर रहा है, बस वो अपने आप पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीके तो सुन लो हेल्प करने के, एक तो हो गया। दूसरा तरीका हेल्प करने का कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो आप क्या करो, उसके पास बैठो, उससे पूछो कि तूने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्या हुआ कि तेरे मार्क्स कम आए। आपस में बात तो करते हो आप, तुम तो पता नहीं कौन सी शादी ब्याह की बातें करते हो। बातें करनी चाहिए पढ़ाई की। तो आप एक दूसरे से ये चीज पूछो कि इस बार तूने कितने नेगेटिव करे। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस चीज का मैं देता हूँ, अरे सुन के क्या करो थोड़ा सा, कभी कभी तो बोलता हूँ कोई बात। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस चीज का कि हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था वैदिक पढ़ने में बड़ा कमजोर था, पर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत कि वो मेरा दोस्त था और मैं उससे भी कमजोर था। अब दोनों मुसीबत में, लेकिन एक चीज अच्छी थी कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का जो ये कारस्तानियाँ होती है उसमें बड़ा अच्छा था, कि किताब बनानी है, पेंटिंग करनी है, उसमें अच्छा था। कोई कहता है कि किताब बनानी है, पेंटिंग करनी है किताब की, इस पे किताब बनाओ, तो ये सोचते किताब बनेगी कैसे। लेकिन मुझे सारी चीज़ें पता थी कि किस तरह से जो है एक किताब का डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या करा, मेरा फ़ायदा उठाया उसने। एग्ज़ाम चल रहा था हमारा ड्राइंग का, मैंने बना ली और मैं बैठ गया, और वो बैठे बैठे मेरी तरफ शक्ल देख रहा था मेरी, और वो भी बड़े उदास मन से। मैंने पूछा क्या हुआ? मेरी किताब नहीं बन रही है। मैं कोई बात नहीं, इधर ला मैं बना देता हूँ। तो मैंने बना दी, वो हेल्प हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से भी बाहर था। वो हर एग्जाम में आने लग गया, मुझे ये भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं आ रहा। तो वो क्या हुआ, मेरे ऊपर आश्रित होने की कोशिश करने लगा। ठीक है, यही चीज़ आपके साथ भी होगी। आप अगर हेल्प करोगे तो वो पर्सन आप पर आश्रित होने की कोशिश करेगा, और ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर मैं आपसे हर रोज़ पूछूं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हर रोज़ ही पूछूं, आपको कभी तो शर्म आएगी। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या तुम डीट हो, हम तो डीट है सर, कभी तो तुम्हें फील होगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। ठीक है, अगर आप रोज का एक टाइम बना लो कि ठीक है पूरे दिन मस्ती करेंगे, लेकिन दिन का 1 घंटा जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ डिस्कस, और वो शादी ब्याह के मामले नहीं होने चाहिए, वो पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए डिस्कस करेंगे, पूरे दिन मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास में बैठ के भी तुम्हें अपनी बातें करनी करो, लेकिन दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐसा निकाल लो जब तुम एक दूसरे से डिस्कस करो पढ़ाई के बारे में। उस टाइम पर तुम्हारे बीच में जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, आप उस पढ़ाई में एक दूसरे की गलतियां निकालोगे कि नहीं तूने ये चीज गलत कही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछोगे, आंसर आएंगे तो आप कहोगे नहीं इसका आंसर गलत है, इसका आंसर ये है, तो वो चीजें आपको जल्दी याद होती है नहीं होती? डिस्कस करने से चीजें अच्छी होती। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसको डिस्कस कर लो। आप जितने लोगों से डिस्कस करोगे वो टॉपिक उतना क्लियर होता जाएगा।
कई बार मैंने इस चीज़ का बड़ा अच्छा यूज़ किया भी है। मुझे कोई चीज़ नहीं आती, कोई बात नहीं, जिसने पढ़ लिया उसके पास जाकर बैठ जाता और ये कहता मुझे इसके बारे में बता, मुझे नहीं आता। वो मुझे 2 बातें बताता, फिर मैं दूसरे के पास चला जाता, मैं कहा भाई मुझे ये नहीं आता, इसके बारे में कुछ बता। अब वो 2 बातें और एक्स्ट्रा बता देता, 4 बातें हो गई। मैं कहा इतना काफ़ी है, 4 लाइनों का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हो गया, बस मेरा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई के अंदर यूज़ करनी चाहिए और आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक दूसरे से बातचीत करते रहते हो। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करो। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और तुम्हें लगता है कि हाँ इसे ये क्वेश्चन नहीं आता, उससे पूछ लो कि चल मुझे बता लूज मट ऑफ व्हीट किससे होता है। तो उसे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप वापस थोड़ी देर बाद वापस पूछ लो लूज मट ऑफ व्हीट किससे होता है, बता। नहीं पता, उसको अपने आप फील होगा कि ये मुझे नहीं आता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। वैदिक के केस में ऐसा ही हुआ, वो हर पेपर में मुझसे पूछने लगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे होगा। तो उससे मुझे खुद फील हो गया कि नहीं यार मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। पहले तो पता ही नहीं था मैं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता, लेकिन जब वो पूछने लगा तब मुझे पता लग गया कि हाँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे अब पढ़ना पड़ेगा। और फिर वहीं से जो है वो पढ़ने की एक आदत जो है वहीं से डेवलप हुई है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को यूज़ करें, काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो नेक्स्ट हम बात करें बेटा किसके बारे में, आज सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी, सीड क्लासेस, पृथक्करण दूरी, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बीज प्रौद्योगिकी। क्या मतलब है, मतलब बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है। वैसे तो कोई अलग से ज़रूरत है नहीं, आपने फसल लगाई बीज अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बीज के अंदर काफ़ी दूसरी चीज़ें मिलती है, जैसे खरपतवार के बीज, फसल के जो हमारे डंठल है या दूसरी जो भी चीज़ें, तो डोकेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उस बीज में दूसरी वैरायटी के बीज मिक्स हो गए तो आनुवांशिक अशुद्धता हो गई। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिलती है। तो सीड टेक्नोलॉजी या फिर हम इसको बीज प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है बेटा कि हमको इस तरह से हमें बीज का उत्पादन करना है कि वो जेनेटिक तरीके से, मतलब आनुवांशिक रूप से भी कैसा हो, शुद्ध हो, उसके साथ साथ फिजिकल प्योरिटी जो है हमारी, भौतिक शुद्धता, वो भी दोनों इसके अंदर बन सके। उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है और फिर एक अच्छा बीज बन सकता है। इसी को क्या कहा जाएगा, सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो देख ले बेटा। एक तो आता है इसके अंदर सीड प्रोडक्शन, कि आप बीजों का उत्पादन कैसे कर सकते हो, ये हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमें सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ता है वैरायटी डेवलपमेंट, कि आप वैरायटीज कैसे बना सकते हो, तो वो आप पढ़ चुके हो। कहाँ पर, 12th क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, याद आ गया, जेनेटिक्स जो है आपकी, प्लांट जेनेटिक्स जो है, प्लांट ब्रीडिंग, उसके अंदर आप पढ़ चुके हो कि किस तरह से आप आपका बैक क्रॉस मेथड यूज़ करते हो। ठीक है, आप अपना पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड पढ़ा हुआ है ना, बस वही अपना वैराइटल डेवलपमेंट है कि किस तरह से हम वैरायटीज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर बात करें सीड प्रोसेसिंग, कि बीज का उत्पादन तो कर लिया, अब उसको प्रोसेस करना है, मतलब उसका ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, वो भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें सीड स्टोरेज, मतलब बीज का भंडारण कैसे किया जाए, वो भी इसके अंदर। और लास्ट बात करें सीड सर्टिफिकेशन, मतलब वो बीज है वो कितना शुद्ध है, उसके लिए उसे क्या देना है, सर्टिफिकेट देना है। क्या देना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, सीड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, काफी बड़े लेवल पर ये चीजें हैं, बट आपके लेवल पर जो चीजें पढ़नी है वो बहुत छोटी सी और सिंपल सी है। ठीक है, पहले हम बात करें कुछ बेसिक टर्म्स की जो हमें याद रखनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमें याद रखना है बेटा वो क्या है, रॉगिंग। क्या है, चलो रॉगिंग क्या होती है, वेरी गुड। इंग्लिश में कहें तो ऑफ टाइप प्लांट्स को हटाना, हिंदी में कह दो तो अवांछित पौधों को हटाना। अब वो अवांछित पौधे खरपतवार भी हो सकते हैं या फिर दूसरी फसल के पौधे भी हो सकते हैं,
या उसी फसल की किसी दूसरी वैरायटी के पौधे हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां से हमें वीड मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वीड मैनेजमेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, सापेक्ष खरपतवार थे। क्या थे बेटा? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड्स क्या होते बेटा? ये दूसरी फसल के पौधे, जैसे गेहूं लगा रखा उसमें जो लग गया अलग से, या ज्वार लग गया, या मक्का आ गया, कोई सा भी, तो एक फसल में दूसरी फसल के पौधे, वो क्या हुए बेटा, खरपतवार हुए। क्या हुए, ये चीज याद रखनी। दूसरा एक हमारे पास जो थे वो क्या थे, रॉग वीड। क्या थे बेटा? रॉग वीड क्या होते हैं? दूसरी किस्म के पौधे। ठीक है, तो याद क्या रखना है, हम रिलेटिव वीड को रॉगिंग नहीं कहते। ठीक है, आपकी फसल में दूसरी फसल के पौधे उग गए या कोई और खरपतवार उग गया तो आप उसे हटाओगे, उसको रॉगिंग नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? वीडिंग। रॉगिंग कब होगी बेटा? जब हम रॉग वीड का उपयोग करेंगे, तब हम उसे रॉगिंग कहेंगे। रॉग का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारी फसल है, उसकी उसी फसल की किसी दूसरी किस्म का पौधा, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रॉग कहेंगे। तो रॉगिंग क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ टाइप प्लांट। कौन से टाइप के? ऑफ टाइप का मतलब होता है जिनके कैरेक्टर्स अलग हैं। जैसे आप सभी पढ़ रहे हैं, आप सबके बीच में एक जो है वो खुरापाती दिमाग मस्तियां कर रहा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसे, बस, और क्या, तो वो क्या हो गया, आपका रॉगिंग हो गया। ठीक है, अगर मान लिया तुम्हारे साथ यहाँ पर गाय भैंस बकरी सब बंधे हुए हैं, तो मैं क्या चाहूंगा कि इनको बाहर निकालें ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तो वो क्या है, दूसरी आपकी ब्रीड हो गई, वो दूसरे पर्सन्स हो गए, उनको हम रॉगिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, रॉगिंग का मतलब एक ही किस्म के अंदर दूसरी किस्म के कोई पौधे जिनके कैरेक्टर्स क्या हो, उससे अलग हो। जैसे सभी सेम हाइट के, एक ही हाइट ज्यादा हो गई तो उसको हटा दो, उसको कह दो तुम्हारा काम यह नहीं है। ठीक है, चलो, तो एक डेफिनेशन लिखना चाहे, हिंदी में लिखना चाहो बेटा लिख लो इसको। रॉगिंग का मतलब क्या है, किसी एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे, या फिर इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या आती है, हाँ बेटा, ऐसे पौधे जिनकी बाहरी संरचना अलग हो, या फिर हम क्या कहेंगे, रोगग्रस्त पौधे। कौन से पौधे बेटा? रोगग्रस्त, या हम कहें कीटग्रस्त पौधे को हटाना क्या कहलाएगा, रॉगिंग कहलाएगा। ये तीनों चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तीनों चीजों को हम रॉगिंग का नाम देते हैं कि एक किस्म में किसी दूसरी किस्म के पौधे मिल गए, वो भी रॉगिंग है। ठीक है, उसी फसल के अंदर कोई ऐसे पौधे मिले जिनकी बाहरी संरचना अलग है, जो कैरेक्टर हमको नहीं चाहिए, वो भी क्या हो गया, रॉगिंग। या फिर किसी के अंदर रोगग्रस्त या कीटग्रस्त पौधे आ गए, उसको भी हटाएंगे तो वो भी क्या होगा, रॉगिंग ही कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? अब चलिए, एक हमको यहां पर दे रखा है बेटा, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। प्लांट्स डिफरिंग इन फिजिकल कैरेक्टर्स, मतलब उनके कैरेक्टर्स जो है बाहरी संरचना अलग है। दूसरा हम बात करेंगे वॉलेंटियर प्लांट्स। कौन से प्लांट? वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है, सेवक। क्या मतलब है, सेवक। सेवक सेवा अपनी मर्जी से करता है या नहीं करता? हाँ बेटा, हाँ, सहायक पद नहीं, सहायक पद अपनी बेटा, वो सहायक तो अलग हो जाते।
सहायक का मतलब अलग चीज होती है, वो सहायक फसलों के अंदर आ जाता है ना, वो अलग चीज है। ठीक है, वॉलंटियर ही याद रखो, कॉन्सेप्ट है बस, वैसे नहीं पूछ सकता, बस एक चीज समझने की है। वॉलंटियर का मतलब होता है सेवक। तो सेवक अपनी मर्जी से सेवा करता है या भगवान की मर्जी से? भगवान थोड़ी कहता अगरबत्ती जला मेरे या नारियल फोड़ रोज, कोई नहीं कहता। हम अपनी श्रद्धा से क्या करते हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, तो वॉलंटियर का मतलब क्या हुआ, अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना। तो वॉलंटियर प्लांट्स क्या हुए बेटा, जो अपनी स्वेच्छा से उग गए। ठीक है, जिनको हमने बुआई नहीं करी है, वो अपने आप उगे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटियर प्लांट्स कहते हैं। फिर बात करें डिजीज प्लांट्स और प्लांट्स ऑफ अदर वैरायटी, जो भी हमने चीज यही लिखी है वही सारी चीज यहाँ पर है। इन सभी पौधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रॉगिंग कहलाएगी। ठीक है, चलिए लिख लिया, चलो लिख लो एक बार। चलो अब तो लिखा बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अगला जो ये पॉइंट है इसको अच्छे से समझ लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी। क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, क्या कहेंगे बेटा, पृथक्करण दूरी, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या कहते हैं, इसका मतलब तुम वैसे ही जानते हो, कोरोना काल में आइसोलेशन डिस्टेंस 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, अच्छे से याद हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ओके, एक डिस्टेंस रखना, किसके बीच में रखना, फसल के बीच में या किस्म के बीच में, यही चीज मेन है याद रखने वाली। ठीक है, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, एक बार समझ लो, फिर आंसर खुद ही दे दोगे। करते क्या है बेटा, जब हमें सीड प्रोडक्शन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, आपके लेवल पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार इसको समझ लो कि होता क्या है। हमको क्या बनाना है, बीज बनाना है। क्या बनाना है, उसके लिए दोनों चीजें जरूरी, एक तो आनुवांशिक शुद्धता और एक भौतिक शुद्धता। बीजों को साफ कर लेंगे तो भौतिक शुद्धता आ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया बेटा कि एक फील्ड बनाया, मान लिया इसके अंदर क्या लगाया, गेहूं लगाया। क्या लगाया, गेहूं। एक फील्ड है, इसके अंदर क्या लगी है, सरसों लगी है। क्या लगी बेटा, सरसों। एक फील्ड है जिसके अंदर क्या लगा हुआ, चना लगा हुआ है। ठीक है, 3 हमारी फील्ड है। इनके बीच में कोई दूरी जो है वो हमने देख रखी है कि हाँ इतनी इतनी दूरी इनके बीच में है। क्या इन दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, तीनों का? नहीं होगा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, सरसों की वैरायटी यूज करी, कौन सी, वरुणा। कौन सी करी बेटा, वरुणा। और दूसरी हमने यहाँ पर एक फील्ड और देखी जिसके अंदर क्या लगी हुई है, सरसों ही लगी हुई है। क्या लगी बेटा, कौन सी लगी है, DMH11। कौन सी लगी है, DMH11। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, नई वैरायटी रिलीज हुई है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, ये आपकी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की हुई वैरायटी है। ठीक है, DMH11। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे कि यहाँ पर हमारे जो पौधे हैं उनमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, पराग कण बनेंगे। हवा के सहारे वो पराग कण जो है अगर वो इस वैरायटी के अंदर चले गए तो क्या होगा, अनुवांशिक अशुद्धि फैल जाएगी, जेनेटिक इंप्योरिटी आ जाएगी। तो क्या फसलों के बीच में दूरी से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वैरायटीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका प्रभाव है वो सीड प्रोडक्शन में हमेशा होता है। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है बेटा कि वहां पर अनुवांशिक शुद्धता जो है वो बनी रहे। तो हम कह सकते हैं अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कोई भी एक फसल की 2 अलग अलग वैरायटीज के बीच में रखा जाने वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ठीक है, ये बिल्कुल आपके कोरोना की तरह है।
ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस जो हम रख रहे हैं वो सेम वही है। हमें पता है कि अगर दूर नहीं रहेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना फैल सकता है, यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आनुवांशिक अशुद्धि फैल रही थी, यहाँ पर क्या फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो अलग अलग वेराइटीज ऑफ द सेम क्रॉप, मतलब आप इंसान ही हैं लेकिन आप अलग अलग परिवार से, ठीक है, आपके बीच में जो है वो एक दूरी रहनी चाहिए जिससे कि कोरोना नहीं फैले। सेम वही चीज यहाँ पर है कि कोई भी हमारे जो आनुवांशिक अशुद्धि है वो नहीं फैले, उसके लिए दो वेराइटीज के बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बेटा, मिनिमम, कि इतना तो रखना ही है, उसको हम क्या कहेंगे, पृथक्करण दूरी कहेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? तो डेफिनेशन लिख ले एक बार इसकी। पृथक्करण दूरी क्या है बेटा, वह न्यूनतम दूरी जो एक ही फसल की दो विभिन्न किस्मों के बीच रखी जाती है, उसे क्या कहा जाएगा, पृथक्करण दूरी कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं? चलो अब इसके रीजन की बात कर ले कि ये क्यों किया जाता है, तो हम कहेंगे आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। किसके लिए बेटा, आनुवांशिक शुद्धता बढ़ाने हेतु कर सकते हो। आनुवांशिक शुद्धता बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हम और किस लिए यूज करते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे कोई भी रोग हैं या कीट हैं या खरपतवार हैं, उनसे क्या होगा, बचाव होगा, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। मान लो एक फील्ड है गेहूं की, उसके अंदर रस्ट डिजीज आ गई, दूसरी फील्ड जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, क्या रस्ट फैल जाएगा कि जल्दी से? नहीं फैलेगा। अगर मान ले कि हमने लगाया गेहूं और हमारे पड़ोसी ने भी गेहूं लगा दिया और हमारे फील्ड में कोई डिजीज आ गई तो वो बड़ी आसानी से उसकी फील्ड में पहुंच जाएगी। और अगर सीड प्रोडक्शन पे ऐसा हो गया तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कि फसलें जो हैं वो दो प्रकार की होती है, पॉलिनेशन के आधार पर, परागण जो है उसके आधार पर। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, नहीं वो अलग है, वो छोटे उसके अंदर ही डिवीजन है। मेनली कितने टाइप की? 2 प्रकार की, एक है स्वपरागित, एक परपरागित, सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड। चलो इसके अंदर पृथक्करण दूरी की बात करें तो पृथक्करण दूरी ज्यादा किसमें रखनी पड़ेगी, स्वपरागित में या परपरागित में? चलो स्वपरागित का मतलब पॉलिनेशन एक ही फूल में हो रहा है, क्या वहां पर कोई दूसरा पॉलिनेटेड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। कभी कभी एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है आ जाए, बट इतना खतरा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेटेड की, जहां पर क्या हो रहा है, पॉलिन ग्रेन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे हैं, कंफर्म है कि एक ही फूल पर जो है वहां पर परागण नहीं होगा, तो वहां पर ज्यादा खतरा है, ठीक है। इसीलिए हमें ज्यादा डिस्टेंस किसका रखना पड़ेगा बेटा, परपरागित या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का रखना पड़ेगा। एक डायग्राम है यहां पर, आप देख लें इसको। हमारे पास जो वैरायटी है अलग अलग क्रॉप कौन सी बेटा, वीट की हमने 3 फील्ड लिए और एक किसकी ली, ठीक है, चने के लिए भी, ओके। अब यहां पर आप देखें वैरायटी कौन सी है, यहाँ पे HD 2329 है, यहाँ पर कौन सी है, हीरा, और यहाँ कौन सी है, मोती। क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आइसोलेशन डिस्टेंस कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। समझ में आ गई बात, यही चीज हमको समझनी है। लास्ट बात करें इसके अंदर कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रख सकते हैं हम यहां पर, उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले हमको एक बार सीड क्लासेस पढ़नी पड़ेगी, तो पहले
के बाद हम इस टेबल पर वापस आएंगे, ताकि आप जो है इस चीज़ को समझ पाओगे कि ये यहाँ पर सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो भी दे रखा है, तो वो वहीं से समझ में आएगा। तो पहले उसकी बात कर लें, फिर वापस इस टेबल पर अपन आ जाएंगे, ठीक है। चल कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से उससे रिलेटेड जो सीड्स है उसकी बात कर ले, तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं इसको एक बार आप समझ लो। पहला हमारे पास क्या है बेटा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या है नेशनल सीड कॉरपोरेशन का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है। दूसरी बात करें कौन सा है बेटा, नेशनल सीड एक्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बीज अधिनियम। और तीसरी बात कर ले कौन सा है, नेशनल सीड रूल, या फिर हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय बीज रूल को क्या कहा जाता है, नियम। एक अधिनियम है और एक नियम है, ठीक है। हिंदी में याद नहीं रखो तो ज्यादा बढ़िया है। कारण क्या है तुम्हें बता दूं, एक ट्रिक है इसको याद करने की, ओके। यहां पर देखो क्या दे रखा है बेटा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या दे रखा है, कॉरपोरेशन से सी निकाल लो। दूसरा क्या दे रखा है, नेशनल सीड एक्ट दे रखा है, एक्ट में से ए निकाल लो, ठीक है। और लास्ट है नेशनल सीड रूल, उसमें से आर निकाल लो। क्या बन गया, कार बन गई। तो बैठे इसमें और चले, ठीक है। चलते हैं, कहां चलेंगे बेटा, 1963 में चलेंगे। कहां चलेंगे, 1963 में, ठीक है। फिर वापस आगे चलेंगे कहां पर, 1966 में। फिर उससे आगे कहां चलेंगे, 1969 में चलेंगे। तो याद हो गया, क्लियर है। कार कहां ले जा रही है, 1963 में। फिर 3 साल छोड़ के 1966 और फिर 3 साल छोड़ के 1969। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, तो 7 मार्च 1963 को हुई थी, तो हम कहेंगे 1963 में है। नेशनल सीड एक्ट कब लागू हुई थी, राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ, तो हम कहेंगे 1966। और सीड रूल या फिर बीज नियम कब बनाया गया था, तो हम कहेंगे 1969 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट रहा इसमें। चलिए फिर बात करें बेटा, एक हमारे पास जो है वो क्या है, सीड कंट्रोल ऑर्डर है, ठीक है। सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है वो कब हुआ था, 1983 में हुआ था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपके सुपरवाइजर तक का जो एग्जाम है उसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड कंट्रोल ऑर्डर कब लागू किया गया था, तो कब किया था, 1983 में किया गया था, ठीक है। फिर बात करें, एक हमारे पास है नेशनल सीड पॉलिसी। क्या है बेटा, नेशनल सीड पॉलिसी मतलब बीज के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, उसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई कि इसके हिसाब से बीज उत्पादन करना है। तो वो हमारी सीड पॉलिसी कब लागू हुई बेटा, 2001 में। कब लागू की गई, 2001 में। लास्ट हम बात कर ले, यहां पर जो चीज है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, PPVFRA। क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ा सिनोनिम जो अपन कह सकते हैं अपने लिए, एब्रीविएशन जो है वो यही है, ठीक है। क्या नाम है इसका, PPVFRA। क्या है बेटा, PPVFRA। ये बहुत बड़ी चीज भी और बहुत अच्छी चीज भी है। क्या है इसको देख ले, इसका मतलब क्या है बेटा, P से तो है प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन बेटा, प्लांट वैरायटीज की, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है, फार्मर्स राइट एक्ट आ गया, PPVFRA, ठीक है। तो ये हमसे क्या कहना चाहता है वो सुन लो, ये कहना चाहता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज, मतलब जो भी अपनी वैरायटीज हैं उनका क्या करना है, बचाव करना है। किससे बचाव करना है, रोजड़े से, नीलगाय से,
अच्छा चलो, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बस, तो प्रोटेक्शन किससे करनी है? इंसानों से करनी है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो धोखा दे सकता है। बिल्कुल, आपको ये चीज जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा नीम के पेड़ कौन से देश में है? हाँ, यह आश्चर्य की बात नहीं है, भारत में ही है। आश्चर्य की बात अब बताता हूं। लेकिन नीम का जो पेटेंट था वो किसके पास था? अमेरिका के पास। ठीक है, फिर हमने वहां पर क्या लगाया? PPVFRA का यूज करा और हमने UNO से गुजारिश करी कि आप आकर देखना चाहे यहाँ देख लो। हमारे यहाँ पर हजारों साल पहले के जो सबूत हैं वो बता सकते हैं कि नीम जो है वो भारत से आया है, और ये जो पेटेंट USA को दिया है उसको कैंसिल किया जाए। और फिर ये पेटेंट कैंसिल हुआ और अब जो पेटेंट है वो इंडिया के पास वापस है। ठीक है, तो अच्छी चीज है ना। वो किसके थ्रू की गई? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज से। दूसरा, एक और एग्जांपल, मान लो कि आप कोई साइंटिस्ट बन गए, मानने की बात नहीं, वैसे बनोगे, बट फिर भी अभी के लिए मान लेते हैं, मान लिया, चलो ठीक है, आप साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट भी किसके बने बेटा? PBG के। किसके? प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के। आपने क्या करा? एक नई वैरायटी बनाई, बहुत अच्छी वैरायटी बनाई, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे तो क्या होगा पता नहीं, बट फिर भी बहुत अच्छी वैरायटी आपने बनाई है, जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी है, उसकी उपज भी अच्छी है और उसको पानी की भी कम जरूरत है। आपने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं किया? किया। लेकिन आपके ही ऑफिस के अंदर आपका एक दोस्त है जो धोखेबाज है। कैसा है? ठीक है, आपने वो वैरायटी बनाई, आप टेस्टिंग के लिए भेजने वाले थे और उसने उस वैरायटी का बीज जो है वो चुरा लिया। ठीक है, और आपके नाम से टेस्टिंग हो रही थी, उसने अपने नाम से वो वैरायटी रिलीज कर दी। अब बताओ क्या करोगे? केस करोगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास कि तुमने वो वैरायटी बनाई? चलो ठीक है, वहां पर काम कौन आता है बेटा? PPVFRA। वो क्या कहती है कि अगर आपने काम किया है, आपने वो वैरायटी बनाई है, तो आप क्या, इतने सालों की मेहनत का पूरा ब्यौरा तो होगा आपके पास, आप उसको अप्लाई करो और उस पर्सन के खिलाफ जो है एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे दो कि ये मैंने किया था और इसने मेरा काम चुरा कर ये काम किया है, तो उसके नाम से वो कैंसिल हो जाएगी, वो पेटेंट आपके नाम पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है बेटा? फार्मर्स राइट एक्ट। क्या है? वैसे तो इसकी बात कोई नहीं करता, यहां पर तो कर ही ले। तो फार्मर्स के राइट जो है, मतलब किसानों के अधिकारों का एक नियम है, एक एक्ट है। ठीक है, ये अधिनियम किसके लिए काम करता है? किसानों के अधिकारों के लिए काम करता है, जो आपके MSP है। ठीक है, या फिर बात करें आपके जो दूसरे, जैसे मंडी के अंदर जाने वाला जो है आपका अनाज है, उसके ऊपर इंश्योरेंस का क्लेम करना है, सारी चीजें जो है वो किसके अंडर आती है बेटा? फार्मर्स राइट में आती है, किसानों के अधिकार में आती है। एक बात जो है बड़ी अच्छी है, आप तो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जानते होंगे, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, फसल का बीमा होता है। ठीक है, जानते हो? अच्छा, कितने पैसे कटते हैं उसके? फसल बीमा के कितने पैसे कटते हैं? अलग अलग कटते हैं। कॉटन के अलग है ना, कपास के अलग है, इसी तरह मक्का के अलग है, सबके अलग है, बट लगभग 700-800 रुपए के आसपास कटते हैं, लगभग। कभी कभी मुश्किल से 1000 रुपए के ऊपर जाता है, बाकी लगभग इतने पैसे कटते हैं किसान के। ठीक है, अब इंश्योरेंस हो रहा है, तो इंश्योरेंस कितने रुपए का हो रहा है पता है क्या तुम्हें? सोच के देखो, फसल की कीमत का, फसल की कीमत कैसे पता लगाओगे? ओके, तो यहां पर सही है कि फसल की कीमत और 50% मुनाफा, ये दोनों मिलाकर क्रॉप इंश्योरेंस होता है। और किसान जो दे रहा है वो उसका कितना % है वो तुम जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। कितना देता है उसका? 1.5% देता है। कितना देता है? 1.5% या 2% मान लो। ठीक है, खरीफ के अंदर 1.5 है, रबी के अंदर 2% है। ठीक है, अगर किसान ने
500 रुपए जमा कराए, कितने, इतना ही लेकर चले, वो कितना है, 2% है, कितना है, तो उस किसान का बीमा कितने का हुआ, सोच के देखो। अगर 2% जो है वो 500 रुपए है तो 100% कितना होगा, डिवाइड आता है, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देखो, ये 2/100 है बराबर 500/x आ गया। 2x कितना हुआ बेटा, 500 इंटू 100, तो x कितना हो गया, कितना आया, 1 10 100,000 10,000, तो कितने का हुआ, 25,000 का, ठीक है। हाँ 2.5 लाख ज्यादा हो गए इसीलिए कर, कितने का हुआ, 25,000 का। तो किसान ने जो प्रीमियम दे रहा है वो कितना है बेटा, 25,000 का जो है उसका प्रीमियम दे रहा है वो 500 रुपए, वो 2%। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसमें पैसे मिलाती है और फिर वो किसको दिए जाते हैं, बीमा कंपनी को दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसका जो है वो इंश्योरेंस होता है। कई बार जो प्रॉब्लम्स होती है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, उस पर किसानों को जो है क्लेम मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ध्यान क्या रखना है कि बीमा कंपनी तक ये बात जानी चाहिए। मान लो किसी की फसल में कोई प्रॉब्लम हो गई, ओले पड़ गए और फसल खराब हो गई, तो आपको बीमा कंपनी को विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि मेरे खेत पर ये प्रॉब्लम हुई है, मेरी फसल बर्बाद हुई है, आप आकर देखो और मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है, ठीक है। वो आपके खेत पर आएंगे और चेक करने के बाद फिर आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम जो है वो दिया जाता है, ठीक है। ये काम करते हैं। क्या अभी तक ऐसा किसी ने किया, किसी घर में हुआ, नहीं हुआ ना। इस चीज़ को यूज करना चाहिए, बिकॉज आप जो ये 500 रुपए दे रहे हो वो एक किसान दे रहा है, पूरे देश में कितने किसान होंगे, करोड़ों में है, कितने, अगर 1 करोड़ भी मान लिए जिसने 500 रुपए दिए तो कितने हो गए, 500 करोड़। हाँ ज्यादा दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, बट मैं तो बता रहा हूं कितने, अगर 500 के हिसाब से करो तो भी 500 करोड़ रुपए होते हैं। पिछले साल का जो डेटा बताता है वो लगभग कहता है कि 900 करोड़ रुपए जो है वो किसानों ने मिलके प्रीमियम जमा कराया था। कितना, 900 करोड़। हाँ जिसको नुकसान होता है उसको मिलता है, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ है और आप बोलोगे ही नहीं तो कौन सुनेगा, आपको कहना पड़ेगा। खाता कोई नहीं, पैसे कोई नहीं खा सकता, कोई चाय में डुबो के थोड़ी खा लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, यही हमारा फार्मर्स राइट एक्ट है। आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, और जब तक आपको यही पता नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लिख लिया, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ वो भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा, अब बात करेंगे किसकी, सीड क्लासेस की। किसकी बात करेंगे, सीड क्लासेस, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। प्रमाणित बीज कौन सा है, आधार बीज कौन सा है, ठीक है, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने में सिंपल है, आप भी जानते हो। 2 चीजें तुमने याद कर रखी होगी कि प्रमाणित बीज का टैग कौन से रंग का होता है, नीले रंग का। दूसरा आपने याद कर रखा होगा आधार बीज का कौन से रंग का होता है, ठीक है, सफेद रंग का। इसके अलावा और कोई याद कर रखा है? हाँ, प्रमाणित बीज किससे बनाया जाता है, आधार बीज से बनाया जाता है, ठीक है, वो याद कर रखा हो। देखो उसमें भी कंफ्यूजन आ गया। इसके अलावा कोई चीज हमें पता नहीं है। हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद तुम्हें एक भी क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल रहेगा ही नहीं, ठीक है। जो चाहे इसमें से पूछ लिया जाए, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। बस इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है। पहला तो कि ये सीड क्लासेस जो है उसको हमने अलग अलग डिवाइड कैसे करा, जो हम पढ़ेंगे उसको डिवाइड कैसे करा हमने। तो पहला हमने डिवाइड किसके आधार पर करा बेटा, जेनेटिक प्यूरिटी। मतलब हम किसकी बात करेंगे,
आनुवांशिक शुद्धता की बात करेंगे, ठीक है, कि उस बीज की क्लास में या उस बीज के अंदर कितनी शुद्धता है आनुवांशिक रूप से। दूसरी हम बात करेंगे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब स्थान की बात की जाएगी कि उस सीड क्लास को बनाया कहां पर गया है, ठीक है, कौन बनाता है उसकी बात करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे सीड पेडिग्री की, किसकी बात करेंगे, सीड पेडिग्री, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं जो वंशावली है, ठीक है, मतलब उस बीज के पूर्वजों की बात करनी है, किसकी बात, पूर्वजों की, कि कौन इसके पूर्वज थे। फोर्थ हमें बात करनी है यूज ऑफ सीड, मतलब उसके उपयोग की बात करनी है कि उस बीज का उपयोग कौन करता है या कहां पर उपयोग किया जाएगा। और लास्ट बात करनी है हमें सीड टैग की, कि बीज पर क्या टैग जो है वो लगा हुआ होता है ना, कौन से रंग का है, उसकी साइज कितनी होगी, सारी बात करेंगे। टैग क्या होता है बेटा, सिंपल सा याद रखना, क्या होता है, कागज का टुकड़ा है, कई बार कपड़े का भी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हार्ड पेपर जो है उसका बनाया जाता है, तो कागज का टुकड़ा जो है वो होगा, लेकिन उस पे कई चीजें जो है वो लिखी हुई होती है, सीड के बारे में चीजें लिखी हुई होती है, उसको क्या कहेंगे, टैग कहेंगे। तो जितनी भी सीड क्लासेस है उसके लिए आपको 5 चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उसके अलावा बाहर क्वेश्चन आज तक नहीं गया और कभी जाएगा भी नहीं, ठीक है, ये 5 चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिंपल सा है, अभी देखेंगे तो सारी चीजें याद होगी। एक बार इसको लिख लें कि हमने किसके आधार पर इसको डिवाइड किया है, लिखने की जरूरत है क्या इसको, यस सर, तो लिखो फिर। चलो लिख लिया। चलिए पहली बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस सीड की, किसकी बात करें बेटा, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल केंद्रक बीज, क्या कहेंगे बेटा, मूल केंद्रक बीज कहेंगे। कई बार इसको सिंपल केंद्रक बीज भी कहा जाता है, ठीक है, बट जो इसकी प्योर हिंदी में जो मतलब है वो क्या है, मूल केंद्रक बीज। मूल का मतलब क्या है, हाँ एग्रीकल्चर में जड़ है। बाकी अगर पैसों की बात करें तो मूल क्या होता है, मूल और ब्याज सुना हुआ, आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो ब्याज लगता है, 10% इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो 1000 रुपए आपने लिए हैं, तो 1000 तो क्या हो गया मूल, और 10% उसका एक्स्ट्रा 100 रुपए वो क्या होगा, इसका ब्याज हो गया। समझ में आ गई बात, तो ये वो वाला मूल है, ये जड़ वाला मूल नहीं है, ठीक है। मूल है मतलब क्या है, ये एक्चुअल है, क्या है बेटा, मतलब सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता, तो ये सत्य है। और सत्य में क्या है बेटा, ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक। एक कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो बीजों के अंदर भी जितनी क्लासेस हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, केंद्रक बीज है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड कहा है, ठीक है। पहली हम बात करें बेटा कि ये जो हमारी चीजें हैं इसको बनाता कौन है, इस बीज को कौन बनाएगा, ये फिर ये बनता कैसे है। तो हमने जेनेटिक्स पढ़ी है, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में आपने पढ़ा होगा कि वंशावली विधि या फिर बैक क्रॉस मेथड या बल्क मेथड यूज करके हम एक नई वैरायटी बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाएगा बेटा, वो वैरायटी कौन बनाएगा, बीज प्रजनक नहीं, पादप प्रजनक। कौन बनाएगा, पादप प्रजनक, ठीक है। प्लांट ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस कराएगा, क्रॉस कराने के बाद उससे एक नया बीज बनाएगा और कहेगा कि ये एक ऐसा बीज है जो कि सुपीरियर है। बनाया किसने, प्लांट ब्रीडर ने। क्या कोई और बना सकता है, किसान बना सकता है, कैसे बना लेगा, लेकिन वहां पर क्या टेक्निक्स जो है वो वैसी होगी जो प्लांट ब्रीडर ने करी, नहीं होगी, ठीक है। तो जो प्योर फॉर्म में बनेगा वो कौन बनाएगा, प्लांट ब्रीडर।
तो ये क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस सीड प्रथम बीज होता है। क्या होता है ये? प्रथम बीज होता है किसका? किसी भी किस्म का, ठीक है, कोई भी किस्म है उस किस्म का प्रथम बीज क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज। मतलब दो वैरायटीज को क्रॉस करा के प्लांट ब्रीडर ने एक सीड बना लिया, चाहे वो मुट्ठी भर ही क्यों ना हो, तो वो सीड क्या है? न्यूक्लियस सीड है। क्या है? न्यूक्लियस सीड। समझ में आ गई बात? सिंपल सी चीज। चलो अब ये न्यूक्लियस सीड जो है ये क्या है? फर्स्ट सीड ऑफ एनी वैरायटी। सेकंड हम बात करें बेटा कि इसे बनाता कौन है, ठीक है, तो ये बनाएगा कौन? पादप प्रजनक बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा? पादप प्रजनक द्वारा निर्माण किया जाएगा। ओके, पादप प्रजनक बनाएगा। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज बात करें स्थान की कि कहां पर बनाया जाता है, तो पादप प्रजनक अपने एक्सपेरिमेंट कहां करेगा? ओके, लेबोरेटरी में तो नहीं करेगा। पादप प्रजनक है तो पादप प्रजनक को तो प्लांट्स को क्रॉस कराना है तो खेत में तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी जो फील्ड है जहां पर रिसर्च होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ARS। क्या कहते हैं बेटा उसको? ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, या फिर हम कहें हिंदी में तो क्या कहेंगे? कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या कहेंगे? कृषि अनुसंधान केंद्र। एक होता है KVK, क्या होता है? किसान विज्ञान केंद्र। एक क्या है? कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर क्या होती है? रिसर्च होती है। क्या होती है? रिसर्च। क्या इसके अलावा कहीं और पर रिसर्च करेंगे क्या? किसान के खेत पे कर सकते हैं रिसर्च? नहीं, ठीक है। आप किसी दूसरे गवर्नमेंट फार्म पे रिसर्च कर सकते हो? कर सकते हैं। लेकिन प्लांट ब्रीडर कहां पर रहेगा? कृषि अनुसंधान केंद्र पर। इसीलिए हम यहां पर इसका ओरिजिन मानते हैं कि स्थान जो है वो याद रखना है। चलो एक बात बताओ, प्लांट ब्रीडर जिसने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मुश्किलों से वो नौकरी लगा, उसके बाद उसे अपने नाम की एक वैरायटी रिलीज करवाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो क्या वो बीज में कुछ गड़बड़ होने देगा? क्या नहीं होने देगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसा जो बीज है, अगर उसकी आनुवांशिक शुद्धता की बात करो, किसकी बात करो? आनुवांशिक शुद्धता की, तो ये कितना प्रतिशत शुद्ध होगा बताना जरा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। क्योंकि क्या अभी तक कोई मिलावट हुई? क्या नहीं, ये तो प्योर सीड है जो किसने बनाया? पादप प्रजनक ने। तो इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता होगी वो कितनी होगी बेटा? 100% ही होगी, इससे कभी भी कम नहीं होती है। कारण सुनना है तो सुन लो। अगर आपको पता हो स्क्वायर, स्क्वायर तो पता है, वो चौकोर वाला नहीं, 2 का स्क्वायर जैसे 4 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, पता है ना। चलो वही चीज याद रखनी। मान लिया हमारे पास 100 बीज है, कितने? ठीक है, एक बीज से 10 बीज बनते हैं। कितने बनते हैं? 10 बीज, ठीक है। 100 बीज हमारे पास है, उसमें से एक बीज जो है वो दूसरी वैरायटी का आ गया। कितने बीज? एक बीज दूसरी वैरायटी का आ गया। हमने उन 100 बीजों को लगाया, अगले साल उस एक बीज से कितने बनेंगे? 10 बन गए, ठीक है। फिर हमने वापस अगले साल बनाया, फिर कितने हुए? फिर अगले साल लगाया तो 1000 नहीं, 10,000। फिर 5वें साल लगा दिया तो 10 लाख। कितने? और 6ठे साल लगा दिया तो 10 करोड़। तो वो एक बीज 6 साल में कितना हो गया? 10 करोड़। तो क्या ऐसा कुछ होने दोगे क्या? नहीं। इसीलिए ये हमेशा कैसा होता है? 100% प्योर होता है। क्योंकि अगर आपने इसको 5 साल में लगा दिया तो वो एक बीज है वो 10 करोड़ में बदल जाएगा, ठीक है। और वो बहुत बड़ी आनुवांशिक अशुद्धि का कारण बनेगा। और उस समय पर किसकी बदनामी होगी? प्रजनक की, कि इसने खराब बीज दिया। इसीलिए वो 100% प्योर होता है। सेकंड हम बात करें बेटा, क्या इसके अंदर कोई भी भौतिक अशुद्धि होगी? क्या भौतिक अशुद्धि तो हटा सकते हैं ना, उसके अंदर से उसने कंकर पत्थर जो भी अलग कर लिया, बस बात खत्म। तो हम कहेंगे कि ये 100% क्या होता है? भौतिक शुद्ध होता है, भौतिक रूप से भी शुद्ध होगा। तो यहां पर लिख लो बेटा, भौतिक शुद्धता कितनी होगी? 100% होगी। नेक्स्ट बात करें बेटा,
इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, टन के अंदर होगी या क्विंटल में होगी या किलो में होगी, किलो में होती है, ठीक है, कभी भी टन के अंदर होती नहीं है इनकी। ये हमेशा किस में होता है बेटा, सबसे कम होता है। इसको लिखने की जरूरत है, इसको रहने दो, ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो हमको पता हो, ठीक है। लास्ट जो याद रखना है बेटा वो क्या है कि ये एक ऐसा हमारा बीज है जिस पर टैग नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, टैग नहीं होता, क्यों? वेरी गुड। कारण क्या है बेटा, बिकॉज इट कैन नेवर बी सोल्ड इन द मार्केट, ये कहीं पर भी मार्केट में नहीं मिलता है, ठीक है। मार्केट में मिलेगा ही नहीं तो टैग क्यों लगाना फिर, ठीक है। टैग कहां लगेगा, जहां पर किसी को उसके बारे में जानकारी चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, खुफिया है, ठीक है। इसको तो हमें बचा कर रखना है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं देनी, मार्केट में जाना ही नहीं, इसीलिए इस पर कोई भी टैग नहीं होता। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, वह बीज जिस पर कोई टैग नहीं लगा होता है कौन सा है, मूल केंद्र। किसी भी किस्म का प्रथम बीज न्यूक्लियस सीड। तीसरा, पादप प्रजनक द्वारा बनाया जाने वाला सबसे ज्यादा शुद्ध बीज मूल केंद्रक। मूल केंद्रक बीज की आनुवांशिक शुद्धता क्लियर है, कोई डाउट रहा इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट बात कर ले। अगला जो हमारा सीड है बेटा वो कौन सा है, ब्रीडर सीड। कौन सा है, ब्रीडर सीड। ब्रीडर का मतलब क्या है, प्रजनक। तो हमने क्या कहा, प्रजनक बीज। चलो बनाएगा कौन इसको, नाम ही प्रजनक बीज है तो बनाएगा कौन, प्रजनक बनाएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ब्रीडर, तो हम कहेंगे ये भी कौन बनाता है बेटा, पादप प्रजनक बनाता है। कौन बनाता है, पादप प्रजनक जो है वो इसका निर्माण करता है, ठीक है। सेकंड हम बात करें कि अब इसका निर्माण करने की क्या जरूरत है। पादप प्रजनक के पास तो बीज है ना, न्यूक्लियस सीड, फिर मल्टीप्लाई क्यों करेगा, संख्या बढ़ाने के लिए। संख्या क्यों बढ़ानी है, ठीक है, किसानों तक क्यों पहुंचाना है, ओके, क्योंकि जाना लास्ट में उन्हीं के पास है, उन्हीं का भला होना है, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कारण है। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे किसकी, न्यूक्लियस सीड का। किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूक्लियस सीड का। उससे मिलने वाला बीज जो है उसको क्या कहा जाएगा, ब्रीडर सीड, ठीक है। कि ये बीज जो है वो किसने बनाया है, ब्रीडर ने बनाया है, पादप प्रजनक ने बनाया है, और फिर वो आगे दिया जाता है, ठीक है। कहां दिया जाता है उसकी बात करेंगे, बट ये बना किससे है बेटा, मूल केंद्रक बीज से बना है। किससे बना है बेटा, मूल केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त है। किससे, मूल केंद्रक बीज के गुणन से प्राप्त होने वाला बीज क्या कहलाएगा, हमारा प्रजनक बीज कहलाएगा। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करें, प्रजनक कोई बीज बनाए और वो अच्छा नहीं बने, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होगी, बिल्कुल आनुवांशिक शुद्धता की बात करें या फिर अगर हम भौतिक शुद्धता की बात करें, दोनों ही कितनी होगी बेटा, 100% होगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें कि ये जो हमारा बीज है, इस बीज से कौन से बीज को बनाया जाता है, तो हम कहेंगे आधार बीज को, ठीक है, वो नेक्स्ट आएगा उसकी बात करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन है बेटा ये हमसे ICAR पूछ चुका है, उसने उल्टा पूछ लिया। पूछा जाता है ना कि ये किससे बना, वो नहीं पूछा, उसने कहा कि इससे क्या बनता है, ठीक है, ये पूछ लिया। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो ब्रीडर सीड है ये क्या है, पेत्रक है। क्या है बेटा, पेत्रक है, ठीक है। किसका है, आधार बीज का, ठीक है। आधार बीज का पेत्रक बीज कौन सा है बेटा, प्रजनक बीज। और प्रजनक बीज का पेत्रक बीज कौन सा है, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि इसका टैग कैसा होता है, तो हम कहेंगे कैसा है बेटा, सुनहरा पीला। और सुनहरा पीला जो है बेटा इसको हम और क्या नाम देते हैं, बफ कलर कहते हैं। कौन सा कलर, बफ कलर कहा जाता है, ठीक है।
ये इंग्लिश का ही वर्ड है, वैसे बफ कलर जो है वो नहीं दिया जाता एग्जाम में, तो आपको इतना याद रखना गोल्डन येलो या सुनहरे पीले रंग का जो टैग है वो लगा हुआ होता है। क्या आपने ये देखा है क्या कभी? बताओ, देखा है तो? नहीं देखा, मतलब ये भी मार्केट में नहीं आता। ठीक है, तो फिर टैग क्यों लगाया? मार्केट में नहीं आता, फिर टैग क्यों लगाया? क्योंकि ये किसको दिया जाता है? एनएससी को दिया जाता है। किसको? कौन है एनएससी? नेशनल सीड कॉरपोरेशन को दिया जाता है कि अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो और फिर आप किसानों तक पहुंचाओ। ठीक है, तो ये हमारा जो बीज है वो किसको दिया जाएगा? एनएससी को, इसीलिए इस पर टैग की जरूरत पड़ती है, बाकी इस पर भी टैग नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ देखें बेटा, तो ये टैग दे रखा है हमको, इस तरह का जो है ये टैग यहाँ पर लगा होता है इसके बैग पर। ठीक है, साइज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट ही बड़े एग्जाम्स के लिए जो है वहाँ पर काम आती है, आपके लिए नहीं आएगी बेटा। कितना है? 12 × 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई के बीच में रेशियो कितना है? 12 × 6, तो कितना अनुपात कितना हो गया? 2:1 का हो गया। ठीक है, इस पर क्या क्या चीजें लिखी हुई देखना जरा बेटा। एक तो क्या लिखा हुआ? क्रॉप, कौन सी क्रॉप का है। दूसरा लिखा है वैरायटी, तीसरा लिखा है क्लास, तो आगे लिख दिया ब्रीडर सीड, वो चेंज होगा ही नहीं। लॉट नंबर कि ये कौन से लॉट में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें डेट ऑफ टेस्ट, कि इसका टेस्ट आपने कब किया था कि ये सही वैरायटी है या नहीं। फिर बात करें प्योर सीड कितने हैं। इनर्ट मैटर का मतलब क्या है बेटा? डोकेज। क्या मतलब है? डोकेज कितना है। जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, और ये जो बीज है ये बना कहां पर है, तो वो ARS का नाम आ जाएगा। और लास्ट बात करें जो हमारे पास है यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ब्रीडर, तो ये साइन जो है वो पर्सनली ब्रीडर करके देता है कि हाँ ये मैंने बनाया है। ठीक है, बाकी दूसरे किसी भी टैग पर आपको साइन नहीं मिलेंगे, केवल इस पर जो है वो ब्रीडर के साइन होते हैं। किसके साइन हो गए? ब्रीडर के। बाकी किसी पर भी ब्रीडर जो है वो साइन नहीं करता। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है वो इसके ऊपर होगी। अब ब्रीडर सीड किसको दिया बेटा? एनएससी को दिया। किसको दिया? एनएससी को, नेशनल सीड कॉरपोरेशन को दिया। उन्होंने क्या बनाया? फाउंडेशन सीड। क्या बनाया? फाउंडेशन सीड। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? आधार बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका आधार कौन है? मम्मी है। हमारा सृजन कहाँ से हुआ? माँ से ही हुआ। ठीक है, उसी से हम इस दुनिया में आए। तो ये जो हमारा आधार बीज है बेटा, इसको और क्या कहा जाता है? मातृ बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ बीज या मदर सीड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है यहां पर नाम आ गया। एग्जाम में पूछ ले मातृ बीज किससे बनता है, तो आप समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा है? आधार बीज की। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो बना हमारा न्यूक्लियस सीड, उसको हमने मदर सीड कहा नहीं। उसके बाद बना ब्रीडर सीड, उसको भी मदर सीड नहीं कहा। इसको मदर सीड क्यों कहा? क्योंकि ये किसानों को मिलने वाली जो बीज है उसका क्या है? पैतृक बीज है। ठीक है, मतलब जो आगे आने वाले जितने भी प्रकार के बीज होंगे उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? मदर सीड। ठीक है, हमारा आधार बीज, इसीलिए इसको हमने ये नाम दिया है। सेकंड बात करें बेटा, इसको कौन बनाएगा, तो हम कहेंगे प्रोड्यूस बाय सीड फर्म्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कौन बनाएगा बेटा? इसको एनएससी बनाएगी। ठीक है, तो एनएससी द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया जाता है, या फिर प्राइवेट सीड कंपनीज भी कह सकते हो। ब्रीडर ने मान लो एनएससी को नहीं दिया, किसी प्राइवेट फर्म को दे दिया, तो प्राइवेट कंपनी बनाएगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स के हिसाब से हमें याद रखना है कि एनएससी को दिया जाता है। एनएससी द्वारा इसका निर्माण होगा, या फिर किसी भी बीज निगम, जो सिंपल है आप कह सकते हैं। ठीक है, बीज निगम द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। चलो, तो इसका निर्माण कहां पर होगा बेटा? खेतों पर ही होगा। ARS पे तो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो ब्रीडर था। अब इसका निर्माण कहां पर होता है बेटा? जो भी हमारे गवर्नमेंट फार्म्स है, मतलब सरकारी फार्म जो होते हैं, वहां पर इसका निर्माण जो है वो किया जाता है पूरी देखरेख में। जहां पर आइसोलेशन, डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें हम मेंटेन करेंगे, वहां पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करें बेटा यहां पर। अब बताओ क्या ब्रीडर प्रेजेंट है क्या?
बीडर तो चला गया, ठीक है। अब बीज जो बनेगा क्या वो 100% प्योर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी वाले, एनएससी वाले हैं, इनके पास